वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 46th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है जो पिछले से थोड़ा कोरिलेट करेगा, जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो आएगा यहां पर, हमें उसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के पहले आपको डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो पिछले लेक्चर में हमने डैम्प्ड वाइब्रेशन कवर किया हुआ था, तो उस डैम्प्ड वाइब्रेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने फ्री वाइब्रेशन वाले केस में ही एक डैम्पर लगा दिया। तो ये डैम्पर क्या कर रहा था, एनर्जी को डिसिपिएट कर रहा था, धीरे धीरे खा रहा था, जिसकी वजह से हमारा एम्पलीट्यूड हर एक साइकिल में कम होता जा रहा था। तो वो मैंने साइकिल कुछ इस तरीके से बनाई थी, देखिए। इस तरीके से हो रहा था, हर एक साइकिल में क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड उसका धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस तरीके से तो पहले एम्पलीट्यूड मुझे कितना मिला, यहां पर मिला एक्स नॉट कह लीजिए इसको, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है। फिर एक साइकिल के बाद यहां पर लेट्स से आफ्टर वन साइकिल टी ऑफ डी, एक साइकिल के बाद इसका जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो x1 हो गया। फिर एक साइकिल के बाद आफ्टर टी डी, टाइम पीरियड ऑफ टी डी, जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो हो गया x2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक साइकिल के बाद इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। और अगर यही हमारा फ्री वाइब्रेशन होता तो फ्री वाइब्रेशन के केस में क्या होता, फ्री वाइब्रेशन के केस में जो ये एम्पलीट्यूड है आपको हर एक साइकिल में सेम मिलता, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन में हमने किसी भी तरीके का एनर्जी डिसिपिएशन नहीं पढ़ा था। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहां पे हर एक साइकिल में जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर है। यहां पर जितनी हाइट है यहां पर भी उतनी हाइट है और यहां पर भी उतनी हाइट है, लेकिन यहां पर जो हाइट है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। और आपको यह भी पता चल रहा है कि हर एक साइकिल के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि यहां पर अगर आप देखो x1, तो ये x1 की वैल्यू कम है, किससे कम है, x0 पहले वाले से। उसके बाद जो बाद वाला एम्पलीट्यूड है मतलब x2, उस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कम है, किससे कम है, x2 की वैल्यू कम है किससे, x1 से। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x1 ज्यादा है x2 से। इसका यह मतलब हुआ कि हर एक साइकिल के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। ये हम किसमें बात कर रहे हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन में। फ्री वाइब्रेशन में तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि वहां पर हमने किसी भी तरीके का एनर्जी डिसिपिएशन नहीं पढ़ा था, ठीक। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, फिर वापस से फिगर बना दूंगा। तो देखिए पहले पढ़ते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है क्या। इट इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ द रेशियो, किसका रेशियो, मतलब पहले आपको रेशियो लेना है, उसका फिर लॉग लेना है। अब रेशियो किसका लेना है, रेशियो देख लीजिए, रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ द रेशियो, मतलब पहले आपको रेशियो लेना है, उसके बाद उसका लॉग लेना है। अब रेशियो किसका लेना है, रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, दो लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है, इस सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, कोई भी दो। कह रहा है एनी टू, मतलब कोई भी दो लेना है लेकिन लगातार लेना है। मतलब अगर आप पहला और दूसरा ले रहे हो, या तीसरा चौथा लगातार ले सकते हो, चौथा पांचवा, दूसरा तीसरा, ऐसे। ये नहीं एक के बाद तीन ले रहे हैं, ये गलत है। आप जो भी लो लगातार दो लो, मतलब पहला दूसरा ले सकते हो, या तीसरा चौथा ले सकते हो, तीन के बाद चार आता है, या पांचवा छठा ले सकते हो, या दूसरा तीसरा ले सकते हो, कोई भी दो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए, लगातार। तो हम क्या करें, एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ले ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के एक ही तरफ का, या तो ऊपर का या तो नीचे का। मीन पोजीशन है एक साइड, मतलब या तो ऊपर का या तो नीचे का, उसमें जो दो लगातार एम्पलीट्यूड होंगे उनका आपको रेशियो लेना है, और रेशियो लेने के बाद उसका लॉग ले लेना है। बताते हैं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए यहां पर मैं वापस से डैम्ड वाइब्रेशन बना रहा हूं, इस बात को समझिएगा। यहां पर मैं वापस से डैम्ड वाइब्रेशन बना रहा हूं। लगातार एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। जो पहले वाली हाइट है, लेट से उसको मैं एक्स नॉट बोल दे रहा हूं। जो उसके बाद वाली हाइट है उसको मैं x1 बोल दे रहा हूं। उसके बाद वाली हाइट है उसको मैं x2 बोल दे रहा हूं। तो ऐसे ही क्या होगी, लगातार हाइट कम होते 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 बाद में एक हाइट आएगी आफ्टर n साइकिल्स। मान लीजिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जा रहा है बहुत साइकिल्स के बाद, ठीक है, बहुत सारी साइकिल्स के बाद ऐसे करते करते इसका एम्पलीट्यूड बाद में 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर पहले और दूसरे को लिया। यहां पे चाहे आप पहले दूसरे को ले लो, किसी को भी ले लो, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। क्या करना है, एम्पलीट्यूड, वो भी एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, टू सक्सेसिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ठीक। उनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो देखिए यहां पर चाहे आप x नॉट डिवाइडेड बाई x1 ले लो, ठीक, या आप x1 डिवाइडेड बाई x2 ले लो, या x2 डिवाइडेड बाई x3 ले लो, इस तरीके से। तो ये हम इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट रेशियो। इसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट रेशियो, कि किस रेशियो से डिक्रीज कर जा रहा है। क्या डिक्रीज कर जा रहा है, एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये डैम्ड वाइब्रेशन है और डैम्ड वाइब्रेशन में लगातार एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक। तो x नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, x1 की वैल्यू कम होगी। उसके बाद x1 x2 में x1 बड़ा होगा x2 से, x2 बड़ा होगा x3 से। ऐसे ही क्या होंगे, जितने रेशियो आपको मिलते जाएंगे सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का ये मतलब है x नॉट डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x3 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई x4 इज इक्वल टू डॉट डॉट। सभी बराबर होंगे, सभी रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। उसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट रेशियो। इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है डिक्रीमेंट रेशियो, कि उसका एम्पलीट्यूड किस रेशियो से डिक्रीज कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम dr से, डिक्रीमेंट रेशियो। और अगर इसी का हम लॉग ले लें तो लॉग लेने के बाद इसका नाम बदल के हो जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। अगर इसी का हम लॉग ले ले तो ये चीज क्या बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी लॉग, इसका जरा इसका आप लॉग ले लो तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1, ये बन गया। तो डिक्रीमेंट रेशियो, इसको हमने x नॉट बाई x1 को हमने क्या बोला, x नॉट बाई x1 को हमने बोला डिक्रीमेंट रेशियो, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, x नॉट बड़ा है x1 छोटा है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया। किस रेशियो से डिक्रीज कर दिया, किस रेशियो से डिक्रीज कर गया, इसलिए उसका नाम क्या है, डिक्रीमेंट रेशियो। कितने रेशियो से कम हो गया। और अगर इसी डिक्रीमेंट रेशियो का हम लॉग ले ले तो इसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो ये क्या बन जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो अब देखिए, तो जो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू हो गई लॉग ऑफ, क्या हो गया, x नॉट डिवाइडेड बाई x1। लेकिन हमको ये भी पता है कि x नॉट बाई x1 बराबर है किसके, चाहे आप x नॉट बाई x1 रखो या x1 बाई x2 रखो या x2 बाई x3 रखो, कुछ भी रखो, तो ये बराबर हो जाएगा x1 बाई x2, क्योंकि रेशियो है ना, तो सारे रेशियोज आपस में बराबर है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जितना एम्पलीट्यूड का रेशियो यहां से यहां पर कम हुआ, उतना ही एम्पलीट्यूड का रेशियो अगली साइकिल में कम हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में फिर वापस से उतने ही रेशियो से एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एक साइकिल बीतने के बाद वापस से फिर उतने ही रेशियो से एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। तो जो सारा का रेशियो है, सारा का सारा जो रेशियो है एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने का, वो रेशियो बराबर है। तो आप चाहे ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x1 बाई x2 को हम लिख सकते हैं x2 डिवाइडेड बाई x3।
डॉट 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 फॉर द एन साइकिल, जब हम एन वाली साइकिल पे पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स। क्लियर बात? मतलब जो भी एम्पलीट्यूड आप रख रहे हो उसके पहले का एम्पलीट्यूड ऊपर रहेगा, तो इसको हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसको हम कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको समझिए जरा। अब यहां पे आप बोलोगे सर ये n कहां से आ गया, यहां पर ये n कहां से आ गया। अब हमें यहां पे इस चीज की बात करनी है कि अगर हम पहले एम्पलीट्यूड और सबसे लास्ट वाले एम्पलीट्यूड आफ्टर n साइकिल्स एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा उसका रेशियो निकालना चाहें तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि हमने पहले वाली साइकिल से स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने पहले वाली साइकिल से स्टार्ट किया और ये चलते 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 आफ्टर सम साइकिल्स ये बाद में क्या हो गया, आफ्टर n साइकिल्स आफ्टर n साइकिल्स मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई यहां से यहां तक, उसके बाद फिर एक और साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर एक और साइकिल कंप्लीट हो गई, ऐसे कई सारी साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आफ्टर n साइकिल्स जो उसका एम्पलीट्यूड है वो xn हो गया। आफ्टर n साइकिल्स, n साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए जो एम्पलीट्यूड आया है, अब एम्पलीट्यूड आ रहा है xn और स्टार्ट कहां से हुआ था, x नॉट से। तो हमको पता करना है कि x नॉट बाई एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कैसे पता करेंगे? x नॉट बाई एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बता सकता है कोई? कैसे निकालेंगे x नॉट बाई एक्स एन, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे x नॉट बाई एक्स एन? बात समझ में आ गई हम किसकी बात कर रहे हैं कि आफ्टर n साइकिल्स की n साइकिल्स के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो xn है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x नॉट डिवाइडेड बाई x1 कैसे लिख रहा हूं मैं, x1 डिवाइडेड बाई x2 मल्टीप्लाई में x2 डिवाइडेड बाई x3, ऐसे ही डॉट डॉट मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कहां पर, xn माइनस वन डिवाइडेड बाई xn और यहां पर आ जाएगा xn माइनस टू डिवाइडेड बाई xn माइनस वन। इस तरीके से क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, मतलब इधर वाली चीज से कट आ रही है। तो लास्ट में देखिए यहां पर सिर्फ बचेगा x नॉट। ऐसे आप सारी चीजों को काट दोगे तो यहां पे लास्ट में सिर्फ x नॉट बचेगा और यहां पर लास्ट में नीचे सिर्फ xn बचेगा, नीचे xn बचेगा, ऊपर x नॉट बचेगा, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि जितने रेशियो हैं सारे के सारे रेशियो बराबर है, मतलब x नॉट बाई x1 x1 बाई x2 बराबर है x नॉट बाई x1 के। आपको ये पता है कि x नॉट बाई x1 ये बराबर है x1 बाई x2 के और ये बराबर है x2 बाई x3 के। ये सारे के सारे रेशियो क्या है, बराबर है। तो क्या सबको हम बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिए। x नॉट डिवाइडेड बाई xn, इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, x नॉट डिवाइडेड बाई xn इज इक्वल टू, क्या ये इन सब की जगह मैं x नॉट डिवाइडेड बाई x1 इस तरीके से इनटू, क्या इसकी जगह भी मैं x नॉट बाई x1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये भी हो जाएगा क्या, x नॉट बाई x1। क्या ऐसे ही सबको मैं x नॉट बाई x1 लिख सकता हूं? बिल्कुल, x नॉट बाई x1। अच्छा ये कितनी बार x नॉट बाई x1 हो जाएगा, ऐसे मैं कितनी बार लिख सकता हूं? कितनी साइकिल्स के लिए निकाला है मैंने, n साइकिल्स के लिए निकाला है, तो ऐसे कितने x नॉट बाई x1 हो जाएंगे, x नॉट x बाई x1 की पावर n। देखिए x नॉट डिवाइडेड बाई xn
इज इक्वल टू, यहां पे आ जाइए, यहां के बाद यहां पर आ जाइए, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कितने टर्म्स हमने ले रखे हैं, ऐसे n टर्म्स लिख रखे हैं, ऐसे हमने n टर्म्स लिखे हुए हैं, तो x नॉट बाई x1 की पावर n इज इक्वल टू x नॉट बाई xn, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, देखिए पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर वापस से लिखता हूं। तो हमने यहां से निकाल लिया x नॉट बाई xn इज इक्वल टू x नॉट बाई x1 की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलिए, इस तरीके से हमने लिख दिया। इस तरीके से लिखने के बाद अब क्या करिए, आप दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, जरा दोनों तरफ का लॉग लीजिए, तो यहां पे बन जाएगा लॉग x नॉट डिवाइडेड बाई xn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1 की पावर n, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको पता है लॉग x m की पावर n कितना होता है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा बचपन में, लॉग m की पावर n, इसको हम क्या लिखते हैं, n आगे आ जाता है, इसको हम लिखते हैं n log m, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो वैसे ही यहां पर देखिए जो पावर कितनी है, पावर है n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई xn इज इक्वल टू n, पावर आगे आ जाएगी, लॉग x नॉट डिवाइडेड बाई x1 ना, हो गया। और इसको हमने क्या बोला था, इसको तो हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था ना, लॉग डिक्रीमेंट रेशियो, तो यहां पे हो जाएगा n डेल्टा तो यहां पर आ गया n डेल्टा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला, ये देखिए, तो ये जो एक स्टेप में लिखा हुआ है, कैसे लिखा, ये इतना सारा स्टेप करने के बाद आया है। तो n का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स की बात की जा रही है, मतलब अगर 4 साइकिल्स की बात की जाएगी, मान लीजिए 4 साइकिल के बाद बोल रहा है कितना एम्पलीट्यूड कम हो गया, n का मतलब 4 हो जाएगा, 5 साइकिल्स की बात करेगा, n का मतलब 5 हो जाएगा। डेल्टा का मतलब है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड कितने से कम हुआ, उसका रेशियो निकाल लीजिए और उसका लॉग ले लीजिए, वही हो जाएगा क्या, डेल्टा। इसको हमने डेल्टा बोल दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबके, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कहां से आया, इसको देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोई चीज इसमें है नहीं, इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू अब ये कहां से आई, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डेल्टा की वैल्यू ये कहां से आ गई, जाई ओमेगा एन टी ऑफ पी, ये वैल्यू कहां से आ गई। तो हमने ये डेल्टा निकाला हुआ है 1/n लॉग ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1, ठीक है, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसकी इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन हमने यहां डेरिवेशन पार्ट में ली नहीं है, वो इक्वेशन असल में कुछ इस तरीके से होती है, देखिए x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी ऑफ डी साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है ऐसे, और यहां पे कैपिटल एक्स रहता है आगे, एक्स नॉट, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। देखिए ये आती है डैम्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है फॉर द जेई लेवल। अगर मैं इसके डेरिवेशन में जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो ये इक्वेशन आती है डैम्ड वाइब्रेशन की। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि हर एक साइकिल में साइकिल होने के बाद जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो कम होता जाएगा, ये डैम्ड वाइब्रेशन हमें ये बता रहा है। तो वहीं से ये इक्वेशन निकल के आती है, डेल्टा इज इक्वल टू जाई, कल हमने पढ़ा था जाई ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी टी ऑफ पी। टी ऑफ पी आपको पता है टाइम पीरियड,
टी ऑफ पी आपको क्या है पता है, कितना होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड के बराबर। अब जब इसमें हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो ये डेल्टा का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जब इसी में हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है। कैसे निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, इसको देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए ओमेगा डी की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी डैम्ड वाइब्रेशन में, 1 माइनस जाई स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा एन ये होता है। ओमेगा डी की वैल्यू हमने इतनी पढ़ी हुई है, तो यहां से ओमेगा एन निकाल सकते हैं। ओमेगा एन कितना होगा, ओमेगा एन कितना होगा, ओमेगा एन हो जाएगा ओमेगा ऑफ डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो यहां पे रख दीजिए वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू जाई, ओमेगा एन की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा एन की जगह हो जाएगा ओमेगा डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये हो गया। और टी ऑफ पी मतलब डैम्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। डैम्ड वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो डैम्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है डैम्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। और डैम्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कल अगर आपने पढ़ा हो तो ये पढ़ा था हमने, डैम्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड ये हमने पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में मतलब। तो ये टी ऑफ डी यहां पे रख दीजिए, तो ये टाइम पीरियड हो गया किसका, डैम्ड वाइब्रेशन का। ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, यहां पर ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल आउट। तो ये सॉल्व करने पे जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये आता है, और ये आपको याद होना चाहिए। टू पाई जाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस जाई स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई जाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो का फॉर्मूला। हटा रहा हूं इसको मैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये टाइम पीरियड है, इसको आप टी ऑफ डी भी बोल सकते हो। यहां पे जो टी ऑफ पी लिखा है इसको आप टी ऑफ डी भी बोल सकते हो, क्योंकि डैम्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है ये। ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जाई आपको पता ही है क्या, डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें गिवन है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके की इक्वेशन को जब हमने डैम्ड वाइब्रेशन में पढ़ा था तो किससे कंपेयर किया था, देखिए इससे कंपेयर किया था, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, इतना था। यही तो हमारी मेन इक्वेशन थी, और यहां पे इक्वेशन ये दे रखी है। मतलब अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो m की जगह पे क्या लिखा हुआ है, m की जगह पे 10 लिखा हुआ है, c की जगह पे 200 लिखा हुआ है, और k की जगह पे 810 लिखा हुआ है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब बताना है किस तरीके का ये क्या है, किस तरीके का मोशन है, मतलब किस तरीके की कंडीशन है, ओवर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है, या अंडर डैम्ड है। तो देखिए c बाई एम, सॉरी c बाई 2m इज इक्वल टू जाई ओमेगा एन, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, मतलब अपने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करो, जाई की वैल्यू निकाल लो, आप क्या करो, जाई की वैल्यू निकाल लो। तो जाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगी तो क्या हो जाएगा, जाई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो ये अंडर डैम्ड सिस्टम होगा। अगर जाई की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये क्रिटिकली डैम्ड हो जाएगा, और अगर जाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो ये ओवर डैम्ड हो जाएगा। तो आपको C पता है, M पता है, और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही हुआ है, कितना होता है, √k डिवाइडेड बाई m। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो हमने निकाला हुआ था, कितना, ओमेगा एन इज इक्वल टू √k बाई m, ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था। ठीक, तो आप सारी वैल्यूज को पुट कर लीजिए, देख लीजिए कितना आता है आंसर। तो जो आंसर आएगा, जाई की वैल्यू आएगी ओवर डैम्ड सिस्टम, मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो जाई आपको 1 से ज्यादा ही मिलेगा, और जाई अगर 1 से ज्यादा मिलेगा तो वो ओवर डैम्ड सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्प्रिंग मास सिस्टम द मास इज 0.1 किलोग्राम। कह रहा है मास की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.1 किलोग्राम एंड द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए स्टिफनेस आपको गिवन है के, स्टिफनेस आपको गिवन है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए किलो न्यूटन में गिवन है तो इसको पहले न्यूटन में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर। ये हमें के की वैल्यू गिवन है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डैम्पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन इज फाउंड टू बी 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है अब हमने क्या किया इस स्प्रिंग मास सिस्टम में, बात को समझिएगा। देखिए पहले हमारे पास क्या था, इनिशियली स्प्रिंग मास सिस्टम था, ठीक है। यहां पे हमने एक मास लगा रखा था, स्प्रिंग था और मास था, सिर्फ इतना था हमारे पास। लेकिन कह रहा है इस स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने एक डैम्पर लगा दिया। तो मान लीजिए जब डैम्पर नहीं लगा था, सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम था, तो उस वक्त इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी कौन सी थी भाई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती, ओमेगा एन होती फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हमने यहां पर एक डैम्पर लगा दिया, यहां पर जब हमने एक डैम्पर लगा दिया, तो डैम्पर लगाने के बाद अब जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा ऑफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि अब जो ऑक्सीलेशंस है वो 90% है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब डैम्पर लगाने के बाद जो ऑक्सीलेशंस आ रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सी है, ओमेगा डी है। वो क्या है, ओरिजिनल शुरुआत वाले का 90%। तो शुरुआत वाला कौन सा है, ओमेगा एन, उसका 90% मतलब ये 90% का मतलब होता है 1/100। 90% का मतलब होता है 1/100। तो कह रहा है डैम्पर लगाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है और वो ओरिजिनल वाले का 90%। ये हो गया, ये आपको गिवन है। तो कह रहा है व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द डैम्पर। तो आपसे पूछ रहा है कि आप सी की वैल्यू बता दो। तो देखिए सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए, इसका सॉल्यूशन आपको गिवन है। मतलब हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि ओमेगा डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 से 10 उड़ गया और ये हो जाएगा 0.9 ओमेगा एन। तो यहां पे आ जाइए, देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है C/2m इज इक्वल टू जाई ओमेगा एन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बताइए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। हमसे कह रहा है कि आप C बता दो, हमको C निकालना है। तो C निकालने के लिए बाकी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए क्या क्या पता है, हमको मास पता है, K पता है। हमको मास पता है, बिल्कुल पता है 0.1। क्या ओमेगा एन पता है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। ओमेगा एन की वैल्यू तो √k/m निकाल सकते हैं ना हम। के हमको पता है कितना, 1000। देखिए के की वैल्यू 1000 और एम की वैल्यू कितनी है, 0.1। डिवाइड कर लीजिए, इसका जब हम रूट ले लेंगे 100 आ जाएगा। मतलब ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा एन आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एन आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा एन। ठीक, अब ओमेगा एन की भी वैल्यू हमको पता चल गई, ओमेगा एन भी हमको पता चल गया, एम हमको पता है ही। सी निकालना है तो बस अगर हम जाई निकाल ले तो आंसर पता चल जाएगा। तो जाई निकालने का तरीका क्या है भाई, उसके लिए तो ये बता रखा है ना, ये हमको पता है। और कह रहा है हमको अगर ये पता है कि ओमेगा डी इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन, जैसा यहां पे दे रखा है, तो हमको ये चीज पता है कि ओमेगा डी की वैल्यू इतनी होती है, ओमेगा एन 1 माइनस जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 ओमेगा एन। ये हमको पता है ओमेगा डी की वैल्यू इतने के बराबर होती है, ये यहां से। तो देखिए ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर कर लो आप दोनों साइड का। तो 1 माइनस जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81 हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस 0.81 करेंगे तो 0.19 हो जाएगा इज इक्वल टू जाई स्क्वायर। और यहां से आप क्या करो, जाई को कैलकुलेट कर लो कि जाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
0.19 का अंडर रूट। जाई की वैल्यू जो भी निकली ये उठा के यहां पे पुट कर दीजिए। हमको सी निकालना है, बाकी हमें एम पता है, एम की वैल्यू कितनी है 0.1 किलोग्राम। ओमेगा एन हमने 100 निकाल ही रखा है यहां पर, जाई हमने यहां से निकाल लिया, ये देखिए जाई की वैल्यू। आप सी निकाल लो, सी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली इतना आंसर आ जाएगा लास्ट में सॉल्व करने पर, सी इज इक्वल टू 8.72। तो ये आपका काम है, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको कितनी वैल्यू आती है। ठीक ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल स्पीड, या इसको हम वर्लिंग स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्लिंग स्पीड। क्रिटिकल स्पीड या वर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट, या इसको कभी कभी हम डेड स्पीड ऑफ द शाफ्ट बोलते हैं। डेड स्पीड ऑफ द शाफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस स्पीड पर हमारा शाफ्ट डेड हो जाता है। डेड होने का मतलब उसमें इतने बड़े बड़े वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या फेल कर जाता है। तो जब हमारा शाफ्ट फेल हो जाएगा उसी को तुम बोलते हैं क्या, कि वो डेड हो गया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। लाइन पढ़ते हैं, द स्पीड एट विच द शाफ्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट वायलेंटली। क्या कह रहा है? द स्पीड, वो स्पीड एट विच, जिस पर, द स्पीड एट विच द शाफ्ट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट वायलेंटली। वायलेंट मतलब होता है कि जैसे जब कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे या बहुत चिल्लाने लगे, तो यहां पे शाफ्ट के चिल्लाने से ये मतलब है कि जब उसका वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाए, वो बहुत लंबा लंबा वाइब्रेट करने लगे, खूब उछल के वाइब्रेट करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए घातक हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो द स्पीड एट विच द शाफ्ट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट वायलेंटली, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दिस इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड। मतलब वो स्पीड जिस पर एट विच द शाफ्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट वायलेंटली, ये सब इंपॉर्टेंट है। द शाफ्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट वायलेंटली इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगे वायलेंटली, वायलेंट तरीके से, टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दिस इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड। बात समझ में आई? क्रिटिकल स्पीड किसको बोलते हैं? क्रिटिकल स्पीड उसको बोलते हैं कि उस स्पीड को, कि जिस पर हमारे शाफ्ट का जो वाइब्रेशन है वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाए, बहुत वायलेंट हो जाए। तो वो जो वायलेंट वाइब्रेशन जिस भी स्पीड पर होगा, उस स्पीड को क्रिटिकल स्पीड बोलेंगे। सो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन। ओमेगा क्या है? ओमेगा वो स्पीड या वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हम उस शाफ्ट को मूव करा रहे हैं। ठीक है, जो ओमेगा है, ये ओमेगा का मतलब है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर हम शाफ्ट को रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। मतलब हमने अपनी तरफ से जो स्पीड दी है शाफ्ट को जिस पर वो घूम रहा है। और ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एन की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा एन की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा जिस पर हम उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द मास, मतलब जो हमारा मास है वो शाफ्ट एक्सिस पर ना होकर कितना शिफ्ट कर गया है। मतलब कंडीशन ये है, जरा आप ये देखो, आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक शाफ्ट हो गई, इस शाफ्ट के दोनों एंड को, इस शाफ्ट के दोनों एंड को मैंने किसी बीरिंग पे टिका के रखा हुआ है। मतलब यहां पे कोई बीरिंग लगा दी शाफ्ट के दोनों एंड पर, तो ये शाफ्ट मेरी क्या हो गई, टिक गई इस पे। अब इस शाफ्ट की जो भी एक्सिस है, देखिए उस एक्सिस को मैं कैसे बना रहा हूं, ये जा रही है शाफ्ट की एक्सिस।
अब होना क्या चाहिए कि इस शाफ्ट का जो मास है, सेंटर ऑफ मास है, वो इसी शाफ्ट एक्सिस पर लाई करना चाहिए। ये जो हमारी शाफ्ट एक्सिस है, ये हमारी जो शाफ्ट एक्सिस है, जो मास है वो इसी शाफ्ट एक्सिस पर लाई करना चाहिए। लेकिन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ऐसा कुछ डिफेक्ट हो गया कि जिसकी वजह से ये जो मास है, इस शाफ्ट का जो मास है, इस शाफ्ट एक्सिस पर ना आकर थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया। क्या कहा मैंने? ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कि जब हम इस शाफ्ट को बना रहे थे उस वक्त कुछ गलती हो जाने की वजह से जो इसका मास था वो इसकी एक्सिस पर लाई ना करके थोड़ा यहां पे शिफ्ट कर गया। देखिए यहां पर ऊपर या नीचे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता है, आप जिधर भी मानना चाहो। तो मैंने मान लिया लेट्स से कि थोड़ा वो नीचे की तरफ यहां पर मास यहां पर शिफ्ट कर गया, मास थोड़ा यहां पर शिफ्ट कर गया। तो मास शाफ्ट एक्सिस पर लाई करना चाहिए था, लेकिन वो लाई ना करके थोड़ा नीचे शिफ्ट कर गया। तो वो जितनी डिस्टेंस से नीचे शिफ्ट हुआ है, जितनी डिस्टेंस से वो नीचे शिफ्ट हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया है एसेंट्रिसिटी ई। उसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है? उसको मैंने नाम दिया है एसेंट्रिसिटी ई। मास को इस एक्सिस पर होना चाहिए था, लेकिन इस एक्सिस पर ना होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया ई। ठीक है, अब क्या होगा? इस शाफ्ट को हम यहां पर घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस शाफ्ट को यहां पर हम घुमा रहे हैं इस तरीके से। लेट्स से कुछ ओमेगा स्पीड से हम घुमा रहे हैं, मतलब हमने अपनी तरफ से जो स्पीड दी इसको वो ओमेगा है, और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ओमेगा एन। ठीक, अब क्या हो गया कि ये घूमते 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 जब एक ऐसी स्पीड आ जाएगी, इसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए, इसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत ज्यादा होने का मतलब, अच्छा ये देखिए, आप एक चीज बताओ कि इस पर अगर मास इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ये घूम रहा है, ये शाफ्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये शाफ्ट इस तरीके से घूम रहा है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, बताइए। एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब घूमते वक्त क्या होगा कि शाफ्ट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी, शाफ्ट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब जो शाफ्ट की पोजीशन है वो थोड़ा इस तरीके से हो गई है, जो डिफ्लेक्टेड पोजीशन है वो थोड़ा इस तरीके से हो गई है। मतलब एक तो शाफ्ट की एक्सिस इस तरीके से, इस शाफ्ट की एक्सिस, मास को इस एक्सिस पर होना चाहिए था, लेकिन मास यहां पर है, मास इस वाली पोजीशन पर है। ठीक है, इस एक्सिस से ई डिस्टेंस नीचे, इस एक्सिस से ई डिस्टेंस नीचे, और ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने वाई बोल रखा है, जितना ये डिफ्लेक्ट कर गया, जितना ये डिफ्लेक्ट कर गया उसको हमने वाई बोला है। और जो ये एसेंट्रिसिटी है, एक्सिस से मास जितना नीचे शिफ्ट हो गया है, एक्सिस से मास जितना नीचे शिफ्ट हो गया है इस वाली पोजीशन पर, उसको मैंने बोल दिया है एसेंट्रिसिटी ई। तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो मास एम, आर कितना है? टोटल आर हो गया है वाई प्लस ई। अरे भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस वाई, और ई नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जब ये वाइब्रेट करेगा तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होगा। ये पूरी जो शाफ्ट है, मैं आपको, रिफिल होगी, पेन की रिफिल कोई? ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये शाफ्ट है, ठीक है, तो इनिशियली पोजीशन में ये इस तरीके से है, अभी जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही है, लेकिन जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा फिगर, ये इस तरीके से, क्योंकि बेंड कर गई ना ये, एम लगने की वजह से जो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गई, बेंड कर गई, तो ये इस तरीके से इसके चारों तरफ इस तरीके से रोटेट कर रही है। देखिए ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे ही रोटेट कर रही होगी, इसी शेप में, इसी शेप में ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रही होगी इस तरीके।
क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही होगी चारों तरफ इसी शेप में। तो ये जो शेप मैंने बनाई है ये इसी शेप में इसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई? तो कितने से रोटेट कर रहा है? एम, आर हो गया वाई प्लस ई, और कितने से रोटेट करा रहे हैं इसको हम? ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर से रोटेट करा रहे हैं। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? K इंटू एक्स। क्योंकि साफ्ट है तो साफ्ट में इलास्टिसिटी होती है, कुछ ना कुछ स्टिफनेस होती है। साफ्ट एक तरीके का इलास्टिक मटेरियल है तो उसमें कुछ ना कुछ स्टिफनेस होगी, और अगर स्टिफनेस होगी तो साफ्ट तो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया। साफ्ट अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया। तो जब भी कोई इलास्टिक मटेरियल या स्प्रिंग टाइप की चीज अपनी पोजीशन से जितना डिफ्लेक्ट कर जाती है तो उस पर डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसकी वैल्यू हम निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसका जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? जितना डिफ्लेक्शन हुआ है, K इंटू एक्स। ये पढ़ा है हमने, इतना फोर्स लगता है। तो यहां पे डिफ्लेक्शन कितना हुआ है साफ्ट का? साफ्ट का डिफ्लेक्शन y हुआ है, E नहीं हुआ। E तो एसेंट्रिसिटी है, E तो मास की एसेंट्रिसिटी है। साफ्ट कितना डिफ्लेक्ट हुआ है? साफ्ट तो y डिफ्लेक्ट हुआ है, और जो E है, E तो मास की एसेंट्रिसिटी है कि मास को एक्सिस पर होना चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक, तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स देखिए, ये साफ्ट नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेट्स से इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने कितना बोला है? स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने K बोल दिया, और ये y डिफ्लेक्ट हुआ है तो ये इसको बैलेंस करेगा। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? m y प्लस ई ओमेगा स्क्वायर, और इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में K इंटू वाई। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखिए ये इक्वेशन कहां से आई, ये समझ में आ गया कि हमारा साफ्ट ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन हो गई, ये एक्सिस हो गई साफ्ट की, और साफ्ट की एक्सिस कितनी डिफ्लेक्ट कर गई है? y, और मास यहां पर है एसेंट्रिसिटी E पर। उस पर बाहर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस मास पर बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है MRR की जगह y प्लस ई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और डिफ्लेक्शन हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, तो उस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और y इसका हो गया इसका डिफ्लेक्शन। तो ये, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमको निकालना है कि साफ्ट कितना डिफ्लेक्ट करेगी, इसका एम्पलीट्यूड, मतलब साफ्ट का यही तो एम्पलीट्यूड हो गया। जब साफ्ट घूम रही है तो इसी शेप में तो घूम रही है। मैंने आपको अभी पेन के रिफिल वाला एग्जांपल समझाया, ऐसे बेंड होते हुए घूमेगी, बेंड होते हुए ही घूम रही है। तो कितना डिफ्लेक्ट की? हमको y चाहिए, तो y सॉल्व करने के लिए क्या करिए? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये आ जाएगा। तो y वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, मतलब यहां पे m इंटू वाई, एम वाई ओमेगा स्क्वायर। देखिए एम वाई ओमेगा स्क्वायर और एम ई ओमेगा स्क्वायर, एम ई ओमेगा स्क्वायर को एक साइड रखा और एम वाई ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड ले आए, तो क्या हो जाएगा? के वाई माइनस एम वाई ओमेगा स्क्वायर। हमको y कैलकुलेट करना है, y को कॉमन ले लीजिए, इसमें y को कॉमन लीजिए, तो y को कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो देखिए y निकालना है, डिवाइड कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया, इतना आ गया। तो क्या करिए अब, इतना आने के बाद एम ओमेगा स्क्वायर से नीचे नीचे दोनों में डिवाइड मार दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर से दोनों में डिवाइड मार दीजिए। इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करिए, यहां के बाद देखिएगा हमने क्या किया, इस एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है।
यहां पर ई को बचा के रखिए और एम ई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए, तो ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर। एम से एम ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है, यहां ध्यान से देखिए, अंडर रूट ओमेगा एन की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम, इतना पड़ा है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा एन का स्क्वायर बन जाएगा और ये के बाई एम बन जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई एम ओमेगा एन स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के वहां पे रख दीजिए, ये के की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, के की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए। तो y की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ गई, e डिवाइडेड बाई के की जगह हम रख सकते हैं m ओमेगा एन स्क्वायर, डिवाइडेड में है m ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, m से m कैंसिल आउट, यहां ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, या जिसको हम ये बोल सकते हैं। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये डिफ्लेक्शन आपको याद रखना है। अब इस पूरे को मैं क्लियर कर देता हूं, आपको मैंने दिखा दिया कैसे इक्वेशन आई, इस पूरे को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आपको देखो ये चीज निकल के आ गई इक्वेशन की, जो शाफ्ट का डिफ्लेक्शन है, जो शाफ्ट का डिफ्लेक्शन है, वो शाफ्ट का डिफ्लेक्शन कितना आया है, ई मतलब एसेंट्रिसिटी, मास एक्सिस से कितना शिफ्ट है वो वाली डिस्टेंस, उसको हमने एसेंट्रिसिटी बोला है। ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द शाफ्ट इज रोटेटिंग। तो आप खुद देखो, हमने एक टर्म पढ़ा था रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जा रही थी, उसी कंडीशन को हमने रेजोनेंस कहा था। तो देखिए क्रिटिकल स्पीड, आप एक चीज देखो, अगर यहां पे इस वाली इक्वेशन में इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, अगर ये बराबर हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, तब जो स्पीड ऑफ द शाफ्ट होती है व्हर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट, या इसकी को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। क्या होता है जब ओमेगा बराबर ओमेगा एन हो जाता है, जब एक्सटर्नल रोटेटिंग मतलब जिस स्पीड पे हम रोटेट करा रहे हैं वो वाली फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो इस वक्त ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द शाफ्ट। क्या होता है, व्हिर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट, या इसी को हम क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, तो देखिए अगर ओमेगा बराबर ओमेगा एन हो गया, मान लीजिए हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, y बराबर ई बटे में ओमेगा ओमेगा एन दोनों बराबर हो गए, तो यहां पे ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा लिख लीजिए, स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो y बराबर ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, ई अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, इस केस में y क्या हो गया, इस केस में y इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट होने का मतलब y है क्या, y है एम्पलीट्यूड ऑफ द शाफ्ट, जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है कि शाफ्ट कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा एन पे जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो उसके जो अब वाइब्रेशंस हैं वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, मतलब वो और लंबा लंबा ऊपर वाइब्रेट करेगा, तो इस केस में वो फेल हो जाएगा भाई, उसके टूटने के चांस हो जाएंगे, फेल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम डेड स्पीड ऑफ द शाफ्ट, कि जिस पर हमारी शाफ्ट हम बोलते हैं डेड हो गई या हमारे किसी काम की नहीं रही। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, वाई क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। वही मैंने आपको बताया, जो मतलब ओमेगा नॉट मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन इज सेड टू बी क्रिटिकल स्पीड। इसलिए हम ओमेगा बराबर ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड, क्योंकि इस पर बताया मैंने वाई क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, क्रिटिकल स्पीड किसके बराबर होती है, नेचुरल
फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि उसी पर क्या हो जा रहा है, वो बहुत लंबे लंबे वाइब्रेशंस देने लगेगा। तो ओमेगा सी बराबर ओमेगा एन, जो अगर आपसे कोई क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट बोले, मतलब क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगा, क्योंकि इसी पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं। और ओमेगा एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अंडर रूट के बाई एम, कल हमने निकाला था। और इसका एक और फॉर्मूला भी निकाला था हमने, जी बाई डेल्टा, स्प्रिंग वाले केस में, याद आ रहा है। तो ये हमने 4 फॉर्मूले पढ़े। तो अगर आपसे कोई क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट बोले तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? नेचुरल स्पीड के ही बराबर। क्यों? क्योंकि उसी पर हमें बहुत बड़े बड़े वाइब्रेशंस मिलते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन देखिएगा, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डिपेंड्स ऑन, जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट होती है, तो अभी हमने देखा जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा एन के। यहां पे देखिए, और ओमेगा एन का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा, अंडर रूट के बाई एम। क्या क्रिटिकल स्पीड के फॉर्मूले में एसेंट्रिसिटी आ रही है? नहीं, इसमें सिर्फ 2 चीज आ रही है, एक तो स्टिफनेस आ रहा है, दूसरा मास आ रहा है। एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में एसेंट्रिसिटी आती है, लेकिन क्रिटिकल स्पीड के फॉर्मूले में एसेंट्रिसिटी नहीं आती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ स्टिफनेस पर और मास पर। क्या हो जाएगा आंसर, मास एंड स्टिफनेस। ये वाला ऑप्शन गलत होगा, मास पे भी डिपेंड कर रहा है और स्टिफनेस पर भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ईएससी में पूछा जा चुका है ये। तो जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट होती है वो सिर्फ स्टिफनेस और मास पर डिपेंड करती है, दोनों पर, मास पर, स्टिफनेस पर, एसेंट्रिसिटी पर नहीं। एसेंट्रिसिटी उसके एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में होता है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है भैया, क्रिटिकल स्पीड किस पर डिपेंड करती है, देखिए, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, जी बाई डेल्टा, जी बाई डेल्टा, ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू जी बाई डेल्टा। अब डेल्टा का फॉर्मूला आपने सोम में पढ़ा होगा, अगर मेरे पास कोई इस तरीके की शाफ्ट है या रॉड है, उस पर हमने कोई पॉइंट लोड P लगा दिया है, तो डिफ्लेक्शन डेल्टा का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा है, डेल्टा कितना होता है, PL क्यूब अपॉन 3EI होता है। बोलिए, PL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI होता है। यहां पे रख दीजिए, G डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा PL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI, ऊपर चला जाएगा। देखिए कितना हो गया ये 3GE। I की वैल्यू कितनी होती है, I होता है पाई बाई 64 शाफ्ट के लिए d टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा L क्यूब। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या एसेंट्रिसिटी आ रहा है, बताओ भाई, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई। देखिए ये जो डायमीटर, ये डायमीटर किसकी है, ये तो डायमीटर तो शाफ्ट की है ना, ये डायमीटर शाफ्ट की है, शाफ्ट की डायमीटर की बात कर रही है, यहां पे कोई किसी डिस्क की बात नहीं की जा रही है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए लेंथ ऑफ द शाफ्ट तो है, एसेंट्रिसिटी पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया, सी वैसे ही गलत हो गया, तो डी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द एबव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एसेंट्रिसिटी पर नहीं डिपेंड करता, तो ये तो गलत हो गया। सी गलत हुआ तो ऑल ऑफ द एबव गलत हो गया, और डायमीटर ऑफ द डिस्क गलत हो गया, क्योंकि यहां पर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट होगा, यहां पे कोई हमने डिस्क नहीं लगा रखी है, डिस्क नहीं लगा रखी, डिस्क का नहीं होता, शाफ्ट का डायमीटर होता है, लेकिन यहां पे डिस्क का दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। क्या है आंसर करेक्ट, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। क्वेश्चन देखिए, रोटेटिंग शाफ्ट टेंड टू वाइब्रेट वायलेंटली एट व्हर्लिंग स्पीड बिकॉज, कह रहा है व्हर्लिंग स्पीड पे बहुत वाइब्रेंटली वाइब्रेट करने लगता है, क्यों,
क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि रेजोनेंस कॉज्ड हो जाता है। मैंने बताया था कि जब भी किसी एक्सटर्नल चीज की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होता है। किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द रोटर। क्लियर? क्रिटिकल और व्हर्लिंग स्पीड इज द स्पीड एट विच द शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायलेंटली इन। किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब जिस भी डायरेक्शन में है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई और ये इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गई। तो लॉन्गिट्यूडनल में नहीं वाइब्रेट करता, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब ये थोड़ा एट इक्विलिब्रियम में क्या है, इसको आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये एक फिगर मुझे दिखाना था आपको कि शाफ्ट कुछ इस पोजीशन में अगर होता है तो जब ये वाइब्रेट करता है तो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा बेंड कर जाता है ड्यू टू द वेट, जो भी लोड उस पर लगता है। तो शॉर्ट बीरिंग के केस में ये होता है, और अगर लॉन्ग बीरिंग है तो लॉन्ग बीरिंग के केस में थोड़ा इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है और डेल्टा की वैल्यू ये निकल के आ जाती है। तो ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपने डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ रखा है। सिंपल सा ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप अगर क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला निकाल रहे हो और आप G बाई डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो डेल्टा की वैल्यू किस केस के लिए क्या होगी, यहां पे ये दिखाया गया है। तो डेल्टा की वैल्यू अगर सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये होता है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, PL³ डिवाइडेड बाई 3EI, ये पढ़ा है हमने डेल्टा। अगर लॉन्ग बीम है, लॉन्ग बीम है तो उसके लिए डेल्टा ये होता है। तो हर केस के लिए अलग अलग होता है, जो आपको सोम के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए एट इक्विलिब्रियम द क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास एंड द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देखिए यहां पर आ भी गया ना, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, वहां पे डिस्क दे रखा था इसलिए वो ऑप्शन गलत था। किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए ओमेगा जो सी है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो √K/m होता है और दूसरा G/डेल्टा होता है। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, PL³ डिवाइडेड बाय, अगर हम कैंटिलीवर बीम ले तो ये फॉर्मूला होता है फॉर कैंटिलीवर बीम। फॉर कैंटिलीवर बीम तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। आपको समझ में आ रहा है, यहां पे लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, और आई को जब आप लिखोगे तो आई की वैल्यू कितनी होती है? π/64 d⁴। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हो गया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एसेंट्रिसिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड द क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट एसेंट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला था। एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में जो y वाली इक्वेशन थी, y = E डिवाइडेड बाई ओमेगा n बाई ओमेगा का होल स्क्वायर -1, एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूले में एसेंट्रिसिटी आई थी, जबकि क्रिटिकल स्पीड के किसी भी फॉर्मूले में आपको एसेंट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही है। सो इट डजंट डिपेंड ऑन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द मास एंड पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। तो ये एसेंट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो Y इज द डायनेमिक डिफ्लेक्शन, E इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। Y क्या है? जब शाफ्ट हमारा घूमना चालू करेगा तभी तो शाफ्ट बेंड करेगी। और E क्या है? E इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, इट इज ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब शाफ्ट को बनाते वक्त खराबी आ गई जिसकी वजह से मास को शाफ्ट एक्सिस पर होना चाहिए था, लेकिन वो उस शाफ्ट एक्सिस पर ना होकर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। देखिए मास को इस शाफ्ट एक्सिस पर लाई करना चाहिए था, लेकिन लेट से मास थोड़ा यहां शिफ्ट कर गया ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो E जो है, E इज द एसेंट्रिसिटी, E इज द एसेंट्रिसिटी एंड इट इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। मतलब जब शाफ्ट रोटेट नहीं भी कर रहा होगा तब भी ये आपको मिलेगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन।
और जब शाफ्ट रोटेट करने लगेगा तो शाफ्ट के रोटेट करते वक्त हमें किस तरीके से वॉयलेंट वाइब्रेशंस इस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो वाइब्रेशन हुआ है दिस इज वाई डिस्टेंस। तो जो ये वाई मिल रहा है वाई इज द डायनेमिक डिफ्लेक्शन। वाई इज द डायनेमिक डिफ्लेक्शन। व्हेन द डेंजर ऑफ ब्रेकिंग एंड वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, क्या होता है जब डेंजर हो टूटने का या वाइब्रेशन का, तो वो किस स्पीड पर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा वाई का फॉर्मूला क्या था, ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1। तो वाई मेरा इनफाइनाइट कब बन जा रहा था, देखिए अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन हो जाए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पे ये चीज क्या बन जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ओमेगा और ओमेगा एन अगर दोनों बराबर हो गए तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, मतलब y बराबर हो जाएगा e डिवाइडेड बाई 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल बी टेंड्स टू इनफाइनाइट। कुछ भी बटे 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने का मतलब अब जो वाइब्रेशंस मिलेंगे वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। तो ये किस स्पीड पर हो रहा है कि जब हमारी जो स्पीड है वो क्या हो गई, क्रिटिकल स्पीड के बराबर हो गई। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, जब क्रिटिकल स्पीड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, मतलब रेजोनेंस हो जाता है, उस केस में हमें लंबे लंबे वाइब्रेशंस एम्पलीट्यूड मिलते हैं। व्हर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, कौन सा वाइब्रेशन होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल होता है या ट्रांसवर्स होता है। हमने देखा शाफ्ट अगर इस तरीके से है तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, और ये वाइब्रेट कैसे करता है, इस डायरेक्शन में। ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ट्रांसवर्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अ शाफ्ट ऑफ 50 mm dia and 1 meter length carries a disc which has a mass eccentricity equal to 190 माइक्रोमीटर। देखिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर कितनी है, E की वैल्यू आपको गिवन है 190 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है, 10 to the power -6 मीटर। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट एट अ स्पीड विच इज 90% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड इन माइक्रोमीटर इज। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है किस स्पीड पर, कि वो स्पीड 90% है ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1। कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 90% ऑफ ओमेगा एन, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.9 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। इसका मतलब ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 डिवाइडेड बाई 9। ये मिल गया। सारी वैल्यूज को उठा के यहां पे रखिए, सारी वैल्यूज को उठा के यहां पे रखिए। आपको ई पता है, ओमेगा एन बाई ओमेगा पता है, तो अगर हम वैल्यूज को रखेंगे सॉल्व करने पे तो देखिए यहां पे ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन बाई ओमेगा है 10/9, 10/9 का स्क्वायर करेंगे 100/81 आ जाएगा, और ये -1 हो गया। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको पता ही है 190 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 190 डिवाइडेड बाई, देखिए 181 का एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 81 आ जाएगा कितना 19, और 81 चला जाएगा ऊपर। ठीक, 19 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 810 माइक्रोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 810 माइक्रोमीटर। दिस इज द आंसर। लास्ट का नोट पॉइंट देखिए, फॉर मल्टी रोटर सिस्टम फ्री टोर्जनल वाइब्रेशंस नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर -1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिएगा। ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट पर हमने कोई एक डिस्क लगा रखी है इस तरीके से, यहां पे हमने कोई डिस्क लगा रखी है और इस एंड को हमने फिक्स किया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो कह रहा है इस पर कितने नोड जनरेट होंगे। नोड मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां का डिस्प्लेसमेंट होता है 0, डिस्प्लेसमेंट जहां का होता है 0। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर -1, कि आपने जितने भी रोटर लगा रखे हैं
जितने भी रोटर लगे हुए हैं उससे एक कम उतना ही नोड जनरेट होगा, उससे एक कम ही नोड जनरेट होगा। कहने का यह मतलब है कि अगर हमने इस शाफ्ट पर एक यहां पे लगा रखा है रोटर, एक यहां लगा रखा है, तो दो रोटर लगा रखे हैं, एक रोटर यहां पर है, एक इस वाले एंड पर है, दूसरा रोटर यहां पर है, रोटर 2 एंड दिस इज रोटर 1। तो कितने नोड जनरेट होंगे? दो रोटर है तो यहां पे नोड कितने जनरेट होंगे? नोड हो जाएगा एक। मान लीजिए 3 रोटर लगा के रखे, ये मैंने शाफ्ट बनाई, एक रोटर यहां लगाया, एक रोटर यहां लगाया, एक रोटर यहां। अब कितने रोटर हो गए? ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3। रोटर कितने हो गए? 3। तो नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रोटर जितने नंबर ऑफ रोटर है -1। कितने रोटर है? 1 2 3, तो उसमें से एक घटा दीजिए, कितना जाएगा? 3 - 1 = 2। तो ये एक फॉर्मूला है रोटर के लिए फॉर द टोर्सनल वाइब्रेशन। दूसरा, द पॉसिबल नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ रोटर्स इन टोर्सनल वाइब्रेशन सिस्टम। ये इसी पॉइंट्स को इसने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि आपको जितने नंबर ऑफ नोड चाहिए होंगे, आप कैसे पता लगाओगे कि जितने भी रोटर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप एक घटा दो, तो मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ नोड पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में। तो किसी सिस्टम में नोड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल नोड कितने होंगे, जितने भी रोटर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक घटा दीजिए, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है उसके। ठीक, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहां पे हमारा जो टोम का सिलेबस है वो यहां पर फिनिश होता है। अब आपके हमें कराने हैं 4 MCQs, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो यहां तक आप सभी को रिवाइज करिए, जो भी डाउट हो वो आप एक ग्रुप बना लीजिए, या जो भी जैसे भी पूछना है आपको वो आप डिसाइड कर लीजिए। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन के साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि यूथ पब्लिकेशन, जो भी यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका है कि आप उसके 4 से 5 साल के 4 to 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न हैं उनको आप देख लो कि कैसे आ रहे हैं। वैसे यहां पे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कराए हैं, इसके अलावा अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने MCQ के साथ। थैंक यू।